हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनफिल्टर्ड यूपीएससी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सबकी प्रिपरेशंस एकदम शानदार चल रही होगी। सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस कैसे? जो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 वाले क्वेश्चंस आते हैं, उनको किस तरीके से अप्रोच करना है, क्योंकि ये 10 से 12 क्वेश्चंस आने वाले हैं प्रीलिम्स 2026 में। अब प्रीलिम्स 2026 में अगर ये 10 से 12 क्वेश्चंस आएंगे और ये क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से ट्रिकी, तो हमें ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि इसको किस तरीके से अप्रोच करना है। सो ऑन द बेसिस ऑफ माय पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल in 2025, I have devised a strategy that how you should go about this. And if you want to download the PDF of this particular lecture, then go to Unfiltered UPSC 1 का Telegram channel and download this PDF. तो क्या है वो गोल्डन रूल्स आपके लिए जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को आपको हेल्प करेंगे सॉल्व करने के लिए? सबसे पहले, स्टेटमेंट 1 इज ऑलवेज करेक्ट, दैट नीड्स टू बी रिमेंबर्ड। जो स्टेटमेंट 1 दिया होगा क्वेश्चन में वो हमेशा करेक्ट होगा, तभी वो ऑप्शन सेटिंग से मैच करेगा। सेकंड, ट्राई टू कनेक्ट स्टेटमेंट 2 एंड 3 विद स्टेटमेंट 1। हम इसको अभी देखेंगे, क्वेश्चन की हेल्प से देखेंगे, अभी सब कुछ अप्लाई करके देखेंगे कि कैसे अप्लाई हो रहे हैं सारे के सारे गोल्डन रूल्स, है ना, उसको भी हम देखने वाले हैं। ट्राई टू कनेक्ट स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 विद स्टेटमेंट 1। कैसे? अब जैसे स्टेटमेंट 1 होगा उसके साथ ही स्टेटमेंट 2 कनेक्टेड होंगे और स्टेटमेंट 3 कनेक्टेड होंगे। अगर ये दोनों स्टेटमेंट कनेक्टेड हैं स्टेटमेंट 1 के साथ, तो आप समझ जाइए कि ये एकदम करेक्ट है। अगर वो फ्लो बन रहा है, लॉजिक बन रहा है, सेंटेंस कंप्लीट हो रहे हैं, अगर सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है स्टेटमेंट 2 एंड 3 को मिला के स्टेटमेंट 1 के लिए, तो वो आपके लिए एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होने वाला है। और लॉजिक आपको यहाँ भी अप्लाई करना है, सेंटेंसेस फॉर्मेशन यहाँ पर भी चेक करनी है। फॉर एग्जाम्पल, स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 को प्लस कर दिया तो स्टेटमेंट 1 को अप्लाई कर पाए, इस तरीके से आपको चेक करना है। चलो ऑप्शन सेटिंग्स देखते हैं सबसे पहले कि ऑप्शन सेटिंग होती कैसे है इसमें, है ना। सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन सेटिंग दिखा देता हूं कि ऑप्शंस कैसे होते हैं। ऑप्शंस इसमें होते हैं कि बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। तो सबसे पहले तो आपका ये होता है। उसके बाद होता है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। नीदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। अब इसमें आपको एक चीज तो समझ आ गई होगी कि स्टेटमेंट जो 1 है वो हमेशा करेक्ट रहेगा, और आपको ये भी समझ आ गया होगा कि अगर आपको ऑप्शन ए और बी दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर कोई एक एक्सप्लेन कर रहा है, या फिर दोनों करेक्ट हैं। और इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जो डी स्टेटमेंट है उसमें बता रहे हैं कि नीदर स्टेटमेंट 2 नॉर स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। अब इसमें आपको दोनों पता होने चाहिए कि दोनों इनकरेक्ट हैं। अब ऐसा बहुत मुश्किल है कि दोनों इनकरेक्ट निकले, तो अब हम चेक करेंगे कि क्वेश्चन की सेटिंग किस तरीके से है। फॉर एग्जाम्पल, इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 1 सेज स्टडीज इंडिकेट, वन सेकेंड लेट मी चेंज दिस, studies indicate that carbon dioxide emission from cement industry account for more than 5% of global carbon emissions। अब ये एक फैक्ट हो गया आपके लिए, अगर कभी एग्जाम में वापस पूछ ले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल कार्बन एमिशन का 5% सीमेंट इंडस्ट्री कंट्रीब्यूट करती है। दैट इज अ फैक्ट फॉर यू, है ना। अब बोल रहे हैं सेकंड स्टेटमेंट में कि सिलिका बेयरिंग क्ले इज मिक्स्ड विद लाइमस्टोन व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 0.00001% देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा होता हो कि सिलिका बेयरिंग क्ले को मिक्स किया जाता हो व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग दी सीमेंट। देयर इज अ पॉसिबिलिटी, हम इसको पॉसिबिलिटी के रूप में इसको लेकर चलेंगे। अब बोल रहे हैं थर्ड स्टेटमेंट में लाइमस्टोन इज कन्वर्टेड इनटू लाइम ड्यूरिंग क्लिंकर प्रोडक्शन फॉर सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग। अब ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। ये भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है क्योंकि इसमें 0.001% की प्रोबेबिलिटी मुझे दिख रही है। ये मुझे लॉजिकल लग रहा है, लाइमस्टोन से लाइम बनाते हैं और क्लिंकर प्रोडक्शन में। अब देखो इसमें देखो प्रोडक्शन हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ग्रीन हाउस गैस इमिशंस तो इसमें होंगे ही होंगे। तो अब क्या हमें पता लगा कि स्टेटमेंट 3 तो हमेशा करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 3 विल बी करेक्ट। तो अपन 3 को एलिमिनेट कर देंगे, डी को एलिमिनेट
कैलकुलेट कर देंगे। अब इसमें बोला हुआ है कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 2। अब हमें पता है कि स्टेटमेंट 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट, क्योंकि बोथ में पॉसिबिलिटी है, दोनों पॉजिटिव है और दोनों में पॉसिबिलिटी है 0.11% की। तो ये भी स्टेटमेंट डी भी हमको क्रॉस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि दोनों स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 करेक्ट हैं, है ना। अब हमें ये देखना है कि स्टेटमेंट 2 एक्सप्लेन कर रहा है, स्टेटमेंट 3 एक्सप्लेन कर रहा है, या दोनों मिलके इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये हमें देखना होगा। अब देखो, इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात की गई है, तो मुझे ये भी देखना होगा कि अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की बात की गई है जहां भी, वहां ग्रीन हाउस गैस इमिशंस का आना तय है। तो ये आपको यहां से आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ये स्टेटमेंट दोनों करेक्ट हैं और दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि यहां भी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रहे हैं और यहां भी ग्रीन हाउस गैस इमिशंस हो रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस को अप्रोच करना है। फिर जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी फेयरली इजी था, है ना। अब जैसे कैसे इजी था ये, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक, चॉक इज नोन एज अ वेरी परमिएबल रॉक वेयर क्ले इज नोन एज क्वाइट एन इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल रॉक। अब इसका मतलब क्या हुआ, परमिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि पोरसिटी, परमिएबिलिटी मतलब ये होता है कि अगर वाटर यहाँ पर है तो वो वाटर नीचे जाएगा या नहीं जाएगा, वाटर सिंक इन करेगा या नहीं करेगा। अगर परमिएबल है तब तो करेगा, परमिएबल नहीं है तो नहीं करेगा, है ना। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, क्योंकि हमें पता है ऑप्शन सेटिंग के हिसाब से स्टेटमेंट 1 हमेशा करेक्ट होगा। अब बोल रहे हैं स्टेटमेंट नंबर 2 में, चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर, ठीक है। क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, क्ले इज नोन एज क्वाइट एन इम्परमिएबल और लीस्ट परमिएबल। अब यहां से ही आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि नॉट एट ऑल इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट एंड इट शैल नॉट बी करेक्ट, है ना। ये करेक्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि इट्स अ नेगेटिव स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को आंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। अब मुझे पता है कि स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अब देखो, अब इसमें कैसे वो करना है, आंसर को आइडेंटिफाई करना है। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। अब जो हमारा जो सेकेंड स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, वो होगा कि ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। अब नीदर 2 और 3 तो नहीं है करेक्ट, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट 2 तो करेक्ट है। तो इसमें आंसर क्या होगा, ओनली 1, है ना। कोई भी इसमें से स्टेटमेंट 1 करेक्ट है ना। स्टेटमेंट या तो 2 करेक्ट है या 3 करेक्ट है, जो कि एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइंटिफिक स्टडीज वाला। साइंटिफिक स्टडीज में क्या देखना है, साइंटिफिक स्टडीज सजेस्ट दैट अ शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन अर्थ्स रोटेशन एंड एक्सिस। तो इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ द ऑप्शन सेटिंग की वजह से इट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। अब देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोनल मास इजेक्शन बॉम्बार्डेड द अर्थ आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर विद अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो हम इसको पॉसिबिलिटी के सिनेरियो में रखेंगे इसको। वैसे तो मुझे ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है कि सोलर फ्लेयर्स ने, एसोसिएटेड कोरल मास इजेक्शन ने बॉम्बार्ड किया था अर्थ की आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर को विद अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी। हमें पता है कि अभी सोलर मैक्सिमम ईयर चल रहा है जो 11 ईयर्स बाद आता है, जिसमें सबसे ज्यादा कोरल मास इजेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम अपने स्पेसक्राफ्ट को सन के पास भी पहुंचा रहे हैं। ये आपको याद रखना है ना। तो ये एक पॉसिबिलिटी का सिनेरियो है। उसके बाद जो स्टेटमेंट 3 है वो बोल रहा है, एज द अर्थ्स पोलर आइस मेल्ट द वाटर टेंड्स टू मूव टुवर्ड द इक्वेटर। Is there any sense between statement 2 and statement 3? What I told you was there should be statement or sentence formation between 2 and 3. 2 and 3 should look together, है ना। अब इसमें तो अलग ही लग रहे हैं ये। हमें पता है
कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, मतलब कि साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट कर रही हैं कि एक शिफ्ट टेक प्लेस कर रही है अर्थ की रोटेशन और एक्सिस में। ये मुझे पता है। मुझे पता है कि सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और मुझे ये भी पता है कि थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ऐसा हो रहा है, क्यों हो रहा है? ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की वजह से ये ऐसा हो रहा है। बट क्या स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर? नो, दे आर नॉट। बट अर्थ की रोटेशन और एक्सिस पे फर्क पड़ रहा है ड्यू टू वाटर की वजह से उससे फर्क पड़ रहा है। 0.0000001% तो पड़ ही रहा है। और सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरल मास इजेक्शन बोम्बार्डेड द अर्थ्स आउटरमोस्ट एटमॉस्फेयर विद ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी से भी काइंड ऑफ 0.0000001% जो है वो तो फर्क पड़ ही रहा है। तो हमें क्या इसका आंसर मार्क करना है? यूपीएससी इसका मार्क कुछ भी करे आंसर, हमें पता है कि दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेन कर रहे हैं और दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट्स को सबसे पहले इंडिविजुअली देखना है। क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। स्टेटमेंट 3 करेक्ट है? हाँ करेक्ट है। सबसे पहले इंडिविजुअली देखना है, उसके बाद देखना है क्या स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर रिलेटेड टू ईच अदर। फिर मुझे देखना है कि क्या स्टेटमेंट 2 एंड 3 टुगेदर एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1 और इंडिविजुअली एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1। हमने लास्ट ऑप्शन में देखा था जो चौक और उसका क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन चौक और क्ले का क्वेश्चन, उसमें हमने देखा कि स्टेटमेंट 2 तो इनकरेक्ट था, स्टेटमेंट 3 तो इनकरेक्ट था। तो इस तरीके से हमको इसमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं चीजों को। और इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एट 28th UN क्लाइमेट Change Conference, India refrained from signing the Declaration on Climate and Health। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया ने ये डिक्लेरेशन साइन की है। क्यों पता है मुझे? क्योंकि स्टेटमेंट 1 विल ऑलवेज बी करेक्ट, है ना। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं हम कि स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 3 करेक्ट है, इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि स्टेटमेंट 2 प्लस स्टेटमेंट 3 होगा या फिर इंडिविजुअली होगा। सबसे पहले देखते हैं स्टेटमेंट 2। जो COP28 है जिसमें डिक्लेरेशन साइन हुई है क्लाइमेट एंड हेल्थ की, इज अ बाइंडिंग डिक्लेरेशन एंड इफ साइंड इट बिकम्स अ मैंडेटरी टू डीकार्बनाइज हेल्थ सेक्टर। ठीक है, अब मुझे देखो लिंक हो रहा है कहीं ना कहीं कि इंडिया ने क्यों रिफ्रेन किया होगा, क्योंकि ये एक बाइंडिंग आपकी डिक्लेरेशन हो सकती है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये स्टेटमेंट करेक्ट हो, इसीलिए कोई कंट्री रिफ्रेन करेगा। अगर कुछ चीज बाइंडिंग नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, तो मैं उसको क्यों अवॉइड करूंगा, है ना। अगर मेरे पास टाइम रहेगा और मेरे पास बाइंडेशन नहीं रहेगी तो मैं उसको धीरे 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 अप्लाई कर दूंगा और मैं उसको साइन कर दूंगा। इसीलिए इंडिया ने शायद, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, सिनेरियो बन रहा है कि इसीलिए शायद इंडिया ने अवॉइड किया होगा। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बोल रहा है, इफ इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर इज डीकार्बनाइज्ड द रेजिलियंस ऑफ इट्स हेल्थ केयर सिस्टम में बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अब ये कैसे होगा? अब देखो, डीकार्बनाइज का मतलब ये है कि आपकी जो एनर्जी है हेल्थ सेक्टर की वो रिन्यूएबल सेक्टर से आनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल अगर रिन्यूएबल एनर्जी अवेलेबल नहीं है और मैंने ये ट्रीटी साइन कर दी तो क्या होगा? तो फिर आप उस हेल्थ सेक्टर को ऑपरेट नहीं कर पाओगे। अब इससे क्या होगा? इससे वो उसकी रेजिलियंस खत्म हो जाएगी। फॉर एग्जांपल जो हमारे विलेजेस हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, है ना, अभी भी हम R&D कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एनर्जी को बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ अगर हमने सारा सब कुछ शिफ्ट कर दिया रिन्यूएबल एनर्जी पे तो एक ट्रेमेंडस डिजास्टर होगा। तो ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डीकार्बनाइज्ड, वो भी इतने मतलब फास्ट पेस में है जैसे इसमें बोला गया है कि ये, क्योंकि ये एक बाइंडिंग ट्रीटी होगी इसीलिए इंडिया ने इसको रिफ्रेन किया, और ये इंडिया के हेल्थ सेक्टर को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, इसीलिए इंडिया ने रिफ्रेन किया इसको साइन करने के लिए। तो स्टेटमेंट 2 भी मुझे करेक्ट लग रहा है, स्टेटमेंट 3 भी मुझे करेक्ट लग रहा है, और दोनों मिलके मुझे एक्सप्लेन कर रहे हैं स्टेटमेंट 1 को। तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are correct and both of them explains statement 1. So this will be the correct answer for this question. I hope आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन।
उसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। जो मैं सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर रहा था कि सेंटेंस फॉर्मेशन को कैसे देखना है, लॉजिक को कैसे अप्लाई करना है और चेन कैसे बनानी है, 1 2 एंड 3 स्टेटमेंट की कैसे चेन बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। जो आपकी सर्कुलर इकोनॉमी है वो रिड्यूस करती है इमिशंस फ्रॉम ग्रीन हाउस गैस, है ना। अब सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? एक होती है आपकी लीनियर इकोनॉमी। लीनियर इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि आपने किसी प्रोडक्ट को यूज किया और फिर उसको थ्रो कर दिया, फिर आपने नया प्रोडक्ट लिया, है ना, नया प्रोडक्ट नई मटेरियल से बना, फिर उसके बाद आपने उसको भी यूज किया, फिर उसके बाद उसको भी थ्रो कर दिया। पर सर्कुलर इकोनॉमी में होता है कि अगर कोई न्यू प्रोडक्ट आया, उसके बाद आपने उसको यूज किया, उसके बाद आपने उसको थ्रो नहीं किया, आपने उसको रिसाइकल किया, आपने उसको रीयूज किया और आपने उसको रिकवर किया, आपने उससे वेस्ट से एनर्जी बनाई, ये सब किया। इसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। इसी चीज को सर्कुलर इकोनॉमी बोला गया है। अब मुझे देखना है कि सर्कुलर इकोनॉमी reduces the use of raw material as input, that we are seeing अगर हम सर्कुलर इकोनॉमी यूज कर रहे हैं तो हम उसको रिसाइकल करेंगे, रीयूज करेंगे और उसको बार बार यूज करेंगे, बार बार उसी मटेरियल को यूज किया जाएगा, ये आपको देखना है। फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो बोल रहा है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्यों रिड्यूस करेगा वो वेस्टेज को? क्योंकि वेस्टेज को भी तो हम यूज करेंगे, वेस्ट टू एनर्जी बनाएंगे, है ना, सब कुछ यूज होगा उसमें। तो स्टेटमेंट 3 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 + 3 एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट नंबर 1। वाई? बिकॉज अगर हम रॉ मटेरियल एज अ इनपुट रिड्यूस कर देंगे तो फिर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस कम होंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर हम वेस्टेज को रिड्यूस कर देंगे तब भी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस कम होंगे, क्योंकि वेस्टेज को मेनली बर्न किया जाता है, जलाया जाता है उसको डिस्कार्ड करने के लिए। तो ये आपको याद रखना है। तो स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है। इसके बेसिस पे हमारा आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट 1। तो दैट नीड्स टू बी अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं जो इकोनॉमी का एक क्वेश्चन है। एक बार हम इकोनॉमी का भी क्वेश्चन इसको देख लेते हैं, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर 1 विच इज करेक्ट, है ना, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। एज रिगार्ड्स रिटर्न फ्रॉम अ इन्वेस्टमेंट इन अ कंपनी जनरली बॉन्ड होल्डर्स आर कंसिडर्ड टू बी रिलेटिवली एट लोअर रिस्क देन स्टेक होल्डर्स। अब इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि बॉन्ड होल्डर्स जो होते हैं उनकी रिस्क जो होती है वो बहुत कम होती है व्हेन कंपेयर्ड विद दी शेयर होल्डर्स। तो ये आपको याद रखना है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो लेंडर्स होते हैं टू द कंपनीज, वेयर एज जो स्टॉक होल्डर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं। अब देखो क्या हुआ, अब बॉन्ड होल्डर्स हैं, अगर वो लेंडर्स हैं तो ऑब्वियसली उनकी जो रिस्क होगी वो कम होगी, क्योंकि अगर आप ओनर नहीं हो, है ना, अगर आपकी खुद की कंपनी नहीं है तो फिर आपकी रिस्क तो कम होगी। ऑब्वियसली जो बैंक्स होती हैं उनकी रिस्क तो होती है, क्योंकि अगर बिजनेस फंक्शन करना बंद कर देगा तो उनके लोन रिस्क में आ जाएंगे, बट उनकी रिस्क उनसे कम होती है जो उस बिजनेस को ओन करते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली लॉस होता है तो बैंक तो फिर भी रिकवर कर सकती है कोलैटरल को सेल आउट करके, बट स्टॉक होल्डर्स या फिर जो ओनर्स होते हैं उनको तो लॉस हो चुका है, वो कुछ नहीं कर सकते। तो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट नंबर 3 क्या बोल रहा है? फॉर रीपेमेंट पर्पज बॉन्ड होल्डर्स आर प्रायोरिटाइज्ड ओवर स्टॉक होल्डर्स ऑफ द कंपनी। अब देखो ये भी कहीं ना कहीं पहले स्टेटमेंट के साथ अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है? क्योंकि इसमें बोला गया है कि जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको रिलेटिवली लोअर रिस्क शेयर करनी होती है व्हेन कंपेयर्ड विद दी स्टॉक होल्डर्स। तो ये आपको याद रखना है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और दोनों स्टेटमेंट एक्सप्लेन करते हैं स्टेटमेंट नंबर 1 को। सो यू हैव टू अप्रोच द स्टेटमेंट लाइक क्वेश्चंस इन सच अ मैनर इन योर एग्जाम फॉर 2026। अब 2026 में जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इसी तरीके से इनको अप्रोच करना है। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।